आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कल्याण के लिए दिया है, इसको हमारे पत्रकार में ध्यान रखें तो बड़ी कृपा होगी। अब मैं आता हूं दूसरी बात। दूसरा विषय है, जल स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जल साफ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो जल जीवन मिशन इस बार के बजट में एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है, जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत 2,87,000 करोड़ की योजना प्रारंभ की जाएगी और 4,378 जो अर्बन बॉडीज हैं देश भर में, नगर पालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया आप लोग जानते हैं, वहां के 2,86,00,000 घरों में साफ जल आए। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2,87,000 करोड़ की योजना जल जीवन मिशन, 4,378 अर्बन बॉडीज में जो 2,86,000 घर हैं वहां पर पीने का पानी अच्छा मिले, टैप वाटर मिले, ये योजना उसकी है। और कई जगह प्रदेशों में भी काम हो रहा है, बिहार में भी काम हो रहा है, अच्छी बात है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने शुद्ध जल की बात की। अब तीसरा आता है कि जो आपके स्वच्छ भारत, अच्छी सफाई की योजना हो, जो गंदगी होती है, जो स्लज होता है, उस सब के डिस्पोजल की बात की जाए, उसके लिए 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ का इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने स्वस्थ जल जीवन मिशन की बात की, और मैंने शहरी भारत को स्वच्छ करने में ये बात की। अब जो पोषण अभियान है, आपको मालूम है कि हम लोगों ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है, वो डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए थे, जो बाकी थे। तो हमारे प्रधानमंत्री की नई सोच होती है कि वैसे जिले जो विकास के क्रम में पीछे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और उसी में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनका नाम दिया है हम लोगों ने। एस्पिरेशन मतलब जहां आशा बनानी है, तो वहां पर हम पोषण को मजबूत करेंगे, उसके लिए भी योजना इस बजट में। तो पोषण की योजना, स्वास्थ्य की योजना, शुद्ध जल की योजना और गंदगी की सफाई की योजना। तो आप जब इतना बड़ा एलोकेशन देखेंगे जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, तो हमारा संकल्प सिद्धि की ओर जाएगा। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संकल्पित सुरक्षित भारत और संकल्पित भारत, ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये एक पहली बात है। अब हम आते हैं कृषि पर, क्योंकि कृषि की आजकल बहुत चर्चा होती है। हाँ, मैं मोटा बोल गया, क्षमा करें। और इसी आत्मनिर्भर भारत में 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, कोविड के वैक्सीन, 35,000 करोड़। और ये वैक्सीन सिर्फ 35,000 करोड़ पर ही नहीं है। मेरे पास वित्त मंत्री निर्मला जी का बजट भाषण है, जिसमें मैं चाहता हूं आपको पढ़ाई दूं, क्योंकि पटना के पत्रकार हमारे बड़े स्नेहिल हैं, तो मुझे लगा कि मैं उनको बोल दूं। मैं पैराग्राफ 38 पढ़ रहा हूं। आई हैव प्रॉमिस्ड 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन BE 21-22. I am committed to provide further funds if required. तो अगर कोविड के लिए और पैसे की आवश्यकता होगी तो बजट में साफ कहा हुआ है, वो भी देंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। और आपको मालूम है मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में भारत का जो वैक्सीन बना है, जिस पर कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग टिप्पणी करते थे, कुछ लोग भाजपा का वैक्सीन बोलते थे, आज वो भारत का वैक्सीन भारत में तो ही है। क्या नेपाल, क्या भूटान, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, क्या ब्राजील और क्या बड़ी संख्या में अफ्रीकी देश सब कह रहे हैं कि हमें भारत का वैक्सीन चाहिए। स्वस्थ भारत में एक और आपको बात हम कहना चाहेंगे। एक दवा होती है वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो बच्चों को स्वस्थ करती है, चाइल्ड डेथ रोकती है, बच्चों की मृत्यु को। अभी तक यह सिर्फ 5 स्टेट में था, अब इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो स्वास्थ्य की दिशा में एक समग्र सोच इस बजट में है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।
अब दूसरा विषय में आता हूं मित्रों, कृषि पर। कृषि की चर्चा बहुत होती है, तो मैंने पहले कहा इस बजट का एक दर्शन है, एक सोच है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज में आपके सामने रख रहा हूं। आपको जो भी उपयोग होगा इसका आप देखेंगे। अब आप देखिए कृषि में हम लोगों ने क्या काम किया। पहला काम आपको मालूम है कि भारत के 11 करोड़ किसानों को हम देते हैं 1,15,000 करोड़ रुपया, 2,000 हर 3 महीने पर, 6,000 हर साल। उसमें बिहार के भी लाखों किसानों को देते हैं। वो कोविड में भी चला है, आगे भी चलेगा। 90,000 करोड़ रुपया हम फसल बीमा योजना में दे चुके हैं, आपको मालूम है। कभी किसानों पर चर्चा होगी तो अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला क्या है, स्वामित्व स्कीम। आपको डिजिटल ओनरशिप कार्ड मिलेगा। अभी तक ये लगभग 1250 गांव में चल रहा था, जहां दे दिया गया, अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अब आपकी जमीन के स्वामी आप बनेंगे बटन से, कोई देख सकता है कि ये जमीन किसकी है। कृषि के लोन, बहुत चर्चा होती है ना, कृषि का लोन कितना होगा। 16,05,000 करोड़ के कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है इस बजट में। 16,05,000 करोड़ आजकल का हाईएस्ट है। याद करिए, पहले एक बार 50,000 लोन माफी की बात करते थे तो बहुत हल्ला करते थे कांग्रेस के लोग। अभी मैंने बताया कि हम लोग 1,15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं किसानों को, 11 करोड़ किसानों को, और अब हम 16,05,000 करोड़ के कृषि लोन की व्यवस्था कर रहे हैं इस बजट में। जो ग्रामीण का ढांचा का व्यवस्था हमको करनी है, उसको हम लोग 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर रहे हैं, 10,000 करोड़ बढ़ाया। और जो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इसके लिए 5,000 करोड़ था, उसको 5,000 करोड़ रुपया और बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, जो देश के आईटी मंत्री को मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, किसानों को बटन दबाकर मंडी मिले, जिसे कहते हैं ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक इसमें लगभग 1.5 करोड़ किसान 1,000 मंडियों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने 1,40,000 करोड़ का व्यापार किया है। मतलब आजकल मालूम है बिहार में औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उगती है, किशनगंज में पाइनएप्पल उगता है। लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बटन दबा के दक्षिण भारत के किसी भी व्यापारी से आप उसको बेच सकते हैं। यह है ई मंडी। तो 1,000 ई मंडियों की ओर खोलने का प्रावधान इस बजट में किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमने किसानों की चिंता की, हमने स्वास्थ्य की चिंता की। अब गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए 2 बहुत स्पेसिफिक चीज इसमें है। उज्ज्वला योजना 8 करोड़ किसानों को, माताओं को देते हैं हम। 1 करोड़ लाभार्थियों को और देंगे उज्ज्वला योजना। आपको मालूम है गैस कनेक्शन, तो 8 करोड़ के अलावे अब 9 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा। और प्रवासी मजदूरों को बहुत दिक्कत होती थी। बिहार का बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाए, मुंबई में मजदूरी करे, तुम्हारा नाम राशन कार्ड पे नहीं है, जाओ अपने गांव जाओ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। भारत एक है, भारत का राशन कार्ड एक है। तो ये 1 राशन कार्ड जब बनेगा, तो अभी ये 32 राज्यों में शुरू किया गया है पायलट में, अब इसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो मतलब मुंबई में बिहार का बेटा जाता है मजदूरी करने, तो कहेगा ये है मेरा राशन कार्ड, मेरा हिस्सा यहां दे दो, मेरे परिवार का बिहार में मिलेगा। दिस इज 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसको पूरे देश में अब लागू करने जा रहे हैं। तो मेरा विभाग भी इसमें काफी लगता है, कंज्यूमर अफेयर्स के साथ साथ मैं लगा हुआ था। मुझे बहुत संतोष है कि आज हम लोग देश में एक क्रांतिकारी डिजिटल बदलाव कर रहे हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये मुझे आपको बताना है। और दूसरा, हमारे बिहार की और झारखंड की बहुत सी बेटियां, माताएं आसाम और बंगाल को मालूम है, तो कमजोरी आई तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके लिए 2 बड़े कार्यक्रम लिए गए। पहला है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI। इसका मतलब क्या होता है?
भारत में अपनी कंपनी लगाओ, उत्पादन करो, एक्सपोर्ट करो और हमसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लो। जितना उत्पादन करोगे उतना हम आपको इंसेंटिव देंगे। यही है, हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लाना चाहते हैं और हमारे पड़ोसी देशों के कारण जो दुनिया में अनिश्चितता है, तो हम लोगों ने इस मौके का लाभ उठाया। और चूंकि मैं पटना का सांसद हूं, तो मुझे यहां पटना के पत्रकार मित्रों के सामने शेयर करके बहुत खुशी होती है कि सबसे पहले हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसको शुरू किया। अप्रैल में कोरोना के हाइट पर इस स्कीम को लॉन्च किया। 31 जुलाई अंतिम डेट था। अब मुझे पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया की सभी टॉप कंपनियों ने अप्लाई किया और उन्होंने लिखित रूप में अपने आवेदन में कमिट किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 10 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। फिर रिपीट करता हूं, 10 लाख करोड़ का मोबाइल फोन बनाएंगे, मोबाइल फोन और कंपोनेंट, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी देंगे। दुनिया की टॉप कंपनी आ गई, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, वो सबों का निर्माण यहां शुरू हो गया कोरोना काल में। और मुझे पटना के अपने पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पड़ोस के एक बहुत बड़े देश से मैं 10 फैक्ट्री उठाकर भी ले आया हिंदुस्तान में। मैं विदेश नीति की संवेदनशीलता के कारण पब्लिकली नाम नहीं लेता हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोरोना काल में 10 फैक्ट्री उठ के हिंदुस्तान आ गई, एक बहुत बड़े कंपनी की। अब इस पीएलआई को हम 12 अन्य क्षेत्रों में भी ला रहे हैं। टेक्सटाइल है, फर्नीचर है, आपके टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी काम होगी। तो इस बजट में 1,97,000 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट किया गया, पीएलआई स्कीम। और एक अंतिम बात जो मैं वित्त के दृष्टिकोण से बताता हूं कि जब कोरोना में अपने को हमें और मजबूत करना है तो पब्लिक स्पेंडिंग होनी चाहिए। सुरेश जी बैठे हैं, आर्थिक विषयों पर लिखते रहते हैं। पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्चा होगा तो लोगों को अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो लोग टैक्स बढ़ेंगे, तो पूरी इकोनॉमी आगे चलेगी। तो इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार कैपिटल बजट 5,54,000 करोड़ रुपए का है। 5,54,000 करोड़ रुपए का मतलब भारत सरकार खर्चा को प्रोत्साहित कर रही है। खर्च करोगे तो अर्थव्यवस्था घूमेगी और घूमेगी तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए बहुत बड़ी एक व्यवस्था की गई है। अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। और बाकी एक और जो मैं डिजिटल क्षेत्र में एक बहुत नई घोषणा हुई है जो मैं यहां कहना चाहता हूं, वो ये है कि इंटरनेट का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं। भारत के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखिए हमेशा, भारत की आबादी 135 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 120 करोड़, 120 करोड़ में लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन, समझ गए आप, जो मिनी कंप्यूटर है। भारत में लगभग 65 से 70 करोड़ इंटरनेट। तो भारत ये डिजिटल ताकत है। 125-26 करोड़ आधार कार्ड है। तो भारत की डिजिटल ताकत बहुत बड़ी है। तो इंटरनेट भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। इंटरनेट के मटेरियल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। तो इस बजट में उसकी एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि हम लोग इंटरनेट को हिंदी और रीजनल भाषाओं में उपलब्ध कराएंगे और उसका एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो उससे भारत की डिजिटल ताकत और समावेशी ताकत और बढ़ेगी। तो ये इस बजट का एक बहुत बड़ा प्रमुख सार है। तो इसीलिए मैंने, बाकी तो आपको नोट मिल जाएगा, लेकिन बजट का जो दर्शन था, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू इन ब्रीफ द फिलॉसफी ऑफ द बजट। इसके बाद आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैंने ज्यादातर कृषि के बारे में अभी नहीं कहा,
बजट में कृषि की क्या व्यवस्था आपको बताया। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के किसानों के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। और ये हम सिर्फ बोलते नहीं, हमने करके दिखाया। अगर हमने लगभग 10-11 करोड़ किसानों को किसान मानधन में इतने करोड़ रुपए दिए जो मैंने बताया आपको, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने 90,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आप देख रहे हैं कि यूरिया पर कोई लाइन नहीं लगता है। ये सब उपलब्ध है क्योंकि हमने सारे भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। मित्रों, सिर्फ एक अंतिम बात कह के फिर मैं आपके सवाल लूंगा। ये रेलवे बजट अब पार्ट होता है मेन बजट का, आपको मालूम है। तो बिहार के लिए रेलवे बजट इस बार क्या है, मुझे लगा कि मैं आपको ये बता दूं। कि अभी बिहार में लगभग अभी जो बजट एलोकेशन हुआ मैंने आपको बता दिया। और उसका अंतर यह है कि बिहार के लिए 14 से 19 में हर साल 3,061 करोड़ रुपया दिया गया रेलवे में, 3,061 करोड़। और 9-14 में जब बिहार के बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रेल मंत्री थे, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, है, तो वो था 1,132 करोड़। तो बिहार के लिए, बाकी तो पैकेज की बात आपको मालूम ही हो चुका है। और मेरा विभाग बिहार के लिए एक और काम कर रहा है कि बिहार के 45,000 गांवों को हम भारत नेट से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था ना 15 अगस्त को कि अभी तक तो ग्राम पंचायत में भारत नेट था, अब 6 लाख ग्राम पंचायत गांव में जाएंगे। और उसकी शुरुआत बिहार से हुई है कि 45,000 गांव में 1,000 करोड़ रुपये से हम सारे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। तो मित्रों, बिहार की चिंता मैंने बता दी, रेलवे की बता दी और बजट के दर्शन को बता दिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा आपका अधिक समय लिया। अब आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आप कौन कोऑर्डिनेट करेगा, करिए आप। किसी के कोई सवाल? इंटरनेट की स्पीड कब सुधरेगी, इंटरनेट की बात करें। मैंने ऑप्टिकल फाइबर बताया ना, इतना विस्तार से कर रहे हैं ना, ये सब उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में। और क्षमा करिए, आप इस बात को ना भूलिए कि आज भारत का डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। भारत का डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। आप देख रहे हैं कि तेजी से 4G आ रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ। एक सवाल थोड़ा अलग है, क्रेटा अभी आप बजट पर ही रहिए पहले, मतलब बजट पर कुछ नहीं पूछना है। आप मुझसे कन्विंस हो गए, ऐसा है? हाँ। कई लोगों की नौकरियां गई कोविड में, कितना जॉब जनरेट होगा इस बजट से, एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जॉब जनरेट होगा। अभी मैंने बताया PLI स्कीम आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा बिहार सरकार के काफ़ी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। अभी आपने देखा आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं की बात हो रही है। अभी जो कृषि के ढांचागत विकास की बात होगी तो उसमें होगा कि नहीं, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने हाईवे बन रहे हैं, ये सब डिटेल इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा नहीं। तो उससे स्वाभाविक है कि नौकरी मिलेगी और होनी भी चाहिए। हमारे IT विभाग की सक्रियता से काफ़ी नौकरी मिल रही है। बिहार में TCS आ गया है, पटना में BPO आ गया है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज STPI का एक सेंटर मैं खोल रहा हूं दरभंगा में, एक भागलपुर में। तो इन सबसे नौकरी के नए अवसर होंगे और बिहार सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है। आपके लिए कोई? अच्छा, साकेत जी, बजट पर पहले सर आप लोग कह रहे हैं कि कर संग्रह में इस बार भारी कमी हो रही है कोरोना के चलते, तो इस एक्सपेंडिचर को कैसे आप लोग फुलफिल करेंगे आगे? देखिए, 2 चीज जान लीजिए। पहले आपको मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं। परेशानी के बावजूद GST में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, एक। दूसरी, भारत के करदाताओं को हम सम्मान करते हैं कि लगभग 6 करोड़ 38 लाख लोग करदाता बने हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको सहूलियत दिया। लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं मोदी जी की सरकार में। तो हमें पूरा विश्वास है। और जहां कमी होगी हम बोरोइंग भी करेंगे,
क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है और इकोनॉमी को रोल ओवर करना है। हो गया, धन्यवाद। अच्छा बोलिए। एक सवाल यह है कि ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, जिसको लेकर सचिन तेंदुलकर ने जब जवाब दिया तो आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को देना अपमान है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं किसी के टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या इस बात को हम इनकार कर सकते हैं क्या कि तेंदुलकर भारत के एक आइकॉन हैं। अपने क्रिकेट की प्रतिभा से उन्होंने भारत का दुनिया में नाम बनाया है, भारत के बहुत ही यशस्वी कैप्टन रहे हैं। तो अगर, और क्षमा करें तिवारी जी, उनको भारत रत्न हमने नहीं दिया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था, जिसमें उनके नेता लालू प्रसाद भी मंत्री थे, पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग हमें टॉलरेंस की सीख देते हैं उनकी यह समझ है कि कोई व्यक्ति अगर एक विदेशी टिप्पणी का विरोध करे तो उस पर यह बात की जाए। तो जो लिबरल होने का दावा करते हैं उनको अपनी बात कहनी है। हम किसानों का सम्मान करते हैं और हमेशा मानते हैं कि हमारी सरकार उनके विकास की पूरी चिंता करेगी। बाकी किसानों के बारे में कल हम लोग बजट पर सार्वजनिक कार्यक्रम में और विस्तार से मैं बोलूंगा आपके लिए। और कोई सवाल? धन्यवाद। मित्रों, मुझे एक घोषणा करनी है। मित्रों, एक घोषणा करनी, कृपया करके बैठे। आपको मालूम है मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो थोड़ा मैं शोक में था, तो मेरा निकल कम होता था। उसकी एक सीमाएं होती हैं, आपको मालूम। समाप्त हुई है, तो मेरे मन में था कि मैं कहाँ ये घोषणा करूं। तो मैंने कहा मैं पटना में करूंगा, अपनी जन्मभूमि है, कर्मभूमि, मैं सांसद हूं। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं स्वयं निकलूंगा उसके लिए चंदा मांगने अपने क्षेत्र में बाकी लोगों से। और मेरा तो जुड़ाव उस महान आंदोलन से एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वकील के रूप में भी रहा है। मैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला का वकील था, जहां हम लोग जीते, भव्य राम मंदिर बने। मुझे अच्छा लगता, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करता। मैं मंत्री बन गया था तो मैं बहस नहीं करता। नेहरू जी ने, अडवाणी जी में किया को रिलीफ दिला। तो आज मैं प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपया देने की घोषणा कर रहा हूं। और मैं वो चेक लाया हूं। मैंने कहा कि मैं पटना में ही, कहाँ है अपने राजेश जी, कहाँ हैं राम जन्मभूमि निर्माण, राजेश जी को बुलाइए। मैं सीधा इसको हैंड ओवर करूंगा। राम जन्मभूमि निर्माण, मोहन जी आइए ऊपर आइए।